सबसे पहला टर्म है बिजनेस इनक्यूबेटर। बिजनेस इनक्यूबेटर का मतलब क्या होता है, उससे पहले इनक्यूबेटर का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। वैसे होपफुली आपको पता होगा, इनक्यूबेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू न्यू बॉर्न बेबीज को सपोर्ट किया जाता है, उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उसी सेंस में टर्म यूज होता है बिजनेस इनक्यूबेटर। बिजनेस इनक्यूबेटर कोई ऐसी कंपनी होती है जो कि नई कंपनीज को, नए स्टार्टअप्स को मदद करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है बाय प्रोवाइडिंग देम सर्विसेज, जैसे मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे ट्रेनिंग सर्विसेज, जैसे ऑफिस स्पेस वगैरह। बहुत सिंपल, कोई ऐसी कंपनी जो कि नई कंपनीज को, नए स्टार्टअप्स को मदद करती है बाय प्रोवाइडिंग देम सर्विसेज, ऐसी कंपनी को बुलाया जाता है बिजनेस इनक्यूबेटर। बिजनेस इनक्यूबेटर का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा टर्म है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, NDSOM सिस्टम। ये आरबीआई के द्वारा ओन किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। NDSOM सिस्टम आरबीआई के द्वारा ओन किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। ओन इसको आरबीआई करता है और मेंटेन कौन करता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। काम क्या है इसका कि सिस्टम के थ्रू मेंबर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं। अभी रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया था आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में हमने पढ़ा भी था। इस आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को भी लॉन्च किया गया था इस NDSOM सिस्टम के थ्रू। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, NDSOM सिस्टम, ये आरबीआई के द्वारा ओन किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है और इसको मेंटेन कौन करता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर तीसरा टर्म है यूनिकॉर्न, और इसके बारे में आपने सुना होगा। ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका वैल्यूएशन होता है $1 बिलियन से ज्यादा का, $1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन वाले एंटरप्राइजेस को बुलाया जाता है यूनिकॉर्न। एक होते हैं मिनीकॉर्न्स। मिनीकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन होता है $1 मिलियन से ज्यादा का। $1 मिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन वाले जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बुलाया जाता है मिनीकॉर्न्स। फिर एक होता है सोनीकॉर्न्स। ऐसे स्टार्टअप्स जिनको फंड करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट, उनको बुलाया जाता है सोनीकॉर्न्स। और फिर एक होता है डेकाकॉर्न्स। ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका वैल्यूएशन होता है मोर देन 10 बिलियन। बहुत सिंपल, और ये छोटे छोटे टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काम आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनिकॉर्न, ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका वैल्यूएशन होता है मोर देन $1 बिलियन। मिनीकॉर्न्स, ऐसे स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन होता है ओवर $1 मिलियन। सोनीकॉर्न्स, ऐसे स्टार्टअप्स जिनको फंड करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट। डेकाकॉर्न्स, ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका वैल्यूएशन होता है मोर देन 10 बिलियन। फिर एक टर्म है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या है, ऐसा रिस्क जो कि पूरे के पूरे मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ऐसा रिस्क जो कि किसी पूरे के पूरे स्पेसिफिक मार्केट सेक्टर में एग्जिस्ट करता है। ऐसा रिस्क जो कि पूरे के पूरे मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसे बुलाया जाता है सिस्टमैटिक रिस्क। और ये जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ये डाइवर्सिफाइबल नहीं होता है, इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है। डाइवर्सिफाइबल नहीं होता इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, इसमें आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं और शेयर्स भी अलग अलग 5 कंपनीज के खरीदे हुए हैं। इसमें आपने कुछ बॉन्ड्स भी खरीदे हुए हैं और वो भी अलग अलग कॉर्पोरेशंस के हैं। इसमें आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी खरीदा हुआ है, इसमें कुछ डेरिवेटिव्स भी हैं। अब ये पोर्टफोलियो आपका इतना डाइवर्सिफाइड है कि अगर कोई 1 या 2 कंपनी डूब भी गई तो बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सारी चीजों को मैनेज कर लेगा, उससे चीजें संभल जाएंगी। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो पूरे के पूरे मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो आप डाइवर्सिफाई भी कहां पर भी करोगे तो ये डाइवर्सिफाइबल भी नहीं होती है और इसका जो इंपैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है इक्विटीज़ के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर।
फिर एक टर्म है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो कि किसी एक फर्म से एसोसिएटेड होता है, जो कि किसी एक इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड होता है। और आप समझ सकते हो कि किसी एक फर्म से अगर रिस्क एसोसिएटेड है तो वो उतना सीवियर नहीं होगा जितना सिस्टमेटिक रिस्क होगा। ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है इसको पर्टिकुलर रिस्क भी बुलाया जाता है। देखो बड़ा सिंपल, बिजनेस इंक्यूबेटर एक ऐसी कंपनी जो कि नए कंपनीज को, नए स्टार्टअप्स को हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग देम सर्विसेज। दूसरा, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, NDS-OM सिस्टम, इसको आरबीआई ओन करता है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। इसको मेंटेन करने का काम किसका है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। यूनिकॉर्न्स ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका वैल्यूएशन होता है $1 बिलियन से ज्यादा का। मिनिकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन होता है $1 मिलियन से ज्यादा का। सोनिकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप्स जिनको फंड करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट। डेकाकॉर्न्स ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका वैल्यूएशन होता है मोर देन 10 बिलियन का। फिर सिस्टमैटिक रिस्क, ऐसा रिस्क जो कि पूरे के पूरे मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क, ऐसा रिस्क जो कि किसी एक सिंगल फर्म से, सिंगल इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड होता है, इसको पर्टिकुलर रिस्क भी बुलाया जाता है। होपफुली आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको इसे शेयर कर दो। और ये दोनों काम तो फॉर श्योर कर दिया करो बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और यूट्यूब को थोड़ा सा पुश मिलता है, थोड़ा सा ग्रोथ मिलता है, चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ मिलता है। तो लाइक और शेयर कर ही दिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद एक टर्म है बीटा। बीटा ये जो टर्म है ये तो शायद 2023 के प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। बीटा एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसके थ्रू मेजर किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक कितना फ्लक्चुएट हो रहा है इन कंपैरिजन टू चेंजेस इन दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक कितना फ्लक्चुएट हो रहा है उसको मेजर करता है बीटा। बीटा वो न्यूमेरिक वैल्यू है जिसके थ्रू मेजर किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना वेरी कर रहा है इन कंपैरिजन टू चेंजेस इन दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर किसी स्टॉक का बीटा इज मोर देन 1 तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। मतलब अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत भी चेंजेस आएंगे तो वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। और अगर किसी स्टॉक का बीटा होता है लेस देन 1 तो वो होता है लेस वॉलेटाइल। अब देखो ये बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो कि स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत चेंजेस आने पे ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तो वो जो स्टॉक होगा वो हाई रिस्क स्टॉक होगा। आपको समझ में आता ही है कि भाई स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ चेंज आया, ये जो आपका स्टॉक है वो भी उतना ही चेंज आ रहा है। लेकिन रिस्क क्या है इसमें कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगा तो ये इतनी ही गति से नीचे भी जाएगा, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। रिवॉर्ड ज्यादा क्यों मिलेगा कि अगर स्टॉक मार्केट उछल गया, मान लेते हैं 50%, तो ये जो आपका पर्टिकुलर स्टॉक है वो भी 50% से उछलेगा या उससे ज्यादा से उछलेगा। और अगर आपको चाहिए स्टेबिलिटी तो फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लो बीटा वाले इक्विटीज में, ऐसे इक्विटीज में जिनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है जब स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता है। बट इसमें आपको घाटा भी कम होगा बट मुनाफा भी उतना ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, बीटा अगर डिटेल में पढ़ें तो अलग से टॉपिक है। अब बीटा अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो ये एक्चुअल में नहीं बता रहा है कि वो जो आपका पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें कितना रिस्क है आपको या उसमें कितना फायदा है, कितना घाटा हो सकता है। बीटा आपको ये बता रहा है कि एक हमने बेंचमार्क लिया हुआ है और वो बेंचमार्क है 1। इस बेंचमार्क के कंपैरिजन में देखी जा रही है चीजें।
इस बेंचमार्क के कंपैरिजन में देखा जा रहा है कि अगर आपका ओवरऑल स्टॉक मार्केट में चेंज आता है तो इस बेंचमार्क के कंपैरिजन में वो जो स्टॉक है वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं। हालांकि पिछले 1-2 साल से इन थोड़े जो डीप वाले टर्म्स हैं उनको पूछना शुरू कर दिया यूपीएससी ने, लेकिन अभी भी ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं, डिटेल में नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बीटा समझने की जरूरत है। बीटा क्या है? बीटा वो न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि मेजर करती है, जो कि बताती है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक आपका किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है जब ओवरऑल स्टॉक मार्केट में कोई चेंज आता है। और एक चीज एडिशनल ये याद रख लो कि जो भी ऐसा स्टॉक है जिसका बीटा इज मोर देन 1 वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, और जो भी ऐसा स्टॉक है जिसका बीटा है लेस देन 1 वो लेस वॉलेटाइल होता है। फिर एक टर्म है एल्फा। एल्फा का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न ऑन द स्टॉक बियॉन्ड द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स बीटा। एक बेंचमार्क है, हमने स्टॉक लिया, उसका एक बेंचमार्क है, उस पे हमने देखा बीटा कितना है, उस पे हमने देखा कि रिस्क एसोसिएटेड कितना है, और उस हिसाब से हमने देखा कि यार इतना रिटर्न हमें हो सकता है। ये हमारा बेंचमार्क है कि इतना रिटर्न हमें हो सकता है, लेकिन हमारे बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न हमें किसी स्टॉक पर मिला उसे बुलाया जाता है एल्फा। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो इंक्रीज हुआ 10% से। कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 10% से इंक्रीज हुआ। आप उम्मीद कर रहे थे अपना बीटा रिस्क के हिसाब से कि आपका जो स्टॉक है वो भी 10% से ही इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीज हो गया मान लेते हैं 15% से। तो ये जो 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिला इसको बुलाया जाएगा एल्फा। क्या बुलाया जाएगा? एल्फा। तो आपकी जो उम्मीद थी रिस्क को एसेस करने के बाद, रिस्क को चेक करने के बाद आपकी जो उम्मीद थी रिटर्न की, उस उम्मीद से जितना ज्यादा रिटर्न आपको मिला, जितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिला किसी स्टॉक के ऊपर, उसे बुलाया जाता है एल्फा। क्या बुलाया जाता है? एल्फा। बेसिकली ये जो एल्फा होता है ये डिस्प्ले करता है स्टॉक की परफॉर्मेंस को इन कंपैरिजन टू मार्केट व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट द बीटा रिस्क। अगर पॉजिटिव एल्फा है विच मीन्स कि आपका जो स्टॉक है वो सुपीरियर परफॉर्म कर रहा है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, और अगर नेगेटिव एल्फा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आपका स्टॉक है वो वर्स परफॉर्म कर रहा है, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। बीटा को 2 लाइन में याद रखना है, वो न्यूमेरिक वैल्यू जो कि बताती है, जो कि मेजर करती है कि कोई एक स्टॉक कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है इन कंपैरिजन टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। अगर किसी स्टॉक का बीटा मोर देन 1 है तो वो स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर किसी स्टॉक का बीटा लेस देन 1 है तो वो जो स्टॉक है वो लेस वॉलेटाइल है। दूसरा हमने टर्म पढ़ा एल्फा। आपने किसी स्टॉक का जो भी रिस्क है उसको एसेस कर लिया, बीटा को एसेस कर लिया, और उस बीटा को एसेस करने के बाद आपका एक बेंचमार्क है, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि इतना रिटर्न मुझे मिलने वाला है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिला उसे कहा जाता है एल्फा। क्या कहा जाता है? एल्फा। फिर एक टर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये ऐसा फाइनेंशियल मॉडल है जिसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी जो एसेट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलने वाला है आपको। आपने कोई एसेट खरीदी, कोई स्टॉक खरीदा, कोई शेयर खरीदा, कोई बॉन्ड खरीदा, उस पर आपको कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है उसको कैलकुलेट किया जाता है इस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू। और इस मॉडल के थ्रू आप सब हर चीज को कंसिडर करते हो कि मार्केट में रिस्क फ्री एसेट और उस पे आपका जो बीटा रिस्क है, जो आपकी बीटा सेंसिटिविटी है, उन सबको आप कैलकुलेशन में लेते हो और उसके बाद देखते हो कि आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा उस एसेट के ऊपर। इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल तौर पे याद रखो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, आपने जो एसेट खरीदी मार्केट से, उस पर आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, उसके कैलकुलेशन का फाइनेंशियल मॉडल है CAPM। मार्केट इंडेक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इक्विटीज चोजन
टू रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन मार्केट और इंडस्ट्री। कोई सर्टेन मार्केट है, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए उस मार्केट में से हम कुछ एंटिटीज को चूज करते हैं और उन एंटिटीज के कलेक्शन को हम स्टडी करते हैं, नोटिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको बुलाया जाता है मार्केट इंडेक्स। जैसे हम जब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में 50 इंडस्ट्रीज को हमने इंक्लूड किया हुआ है। या जब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में, तो हमने उसमें 30 ब्लू चिप कंपनीज को इंक्लूड किया हुआ है। तो हमने उस मार्केट के कुछ एंटिटीज को लिया हुआ है जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है। इसी को बुलाया जाता है मार्केट इंडेक्स। फिर एक टर्म है रिस्क फ्री रेट, हाइपोथेटिकल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट हैज नो रिस्क। कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है आपका जिस पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, बट ये हाइपोथेटिकल रिटर्न है। मतलब एक्चुअल में तो हर एक सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन हाँ, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, या कोई अदर लो रिस्क सिक्योरिटी है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है और रिस्क आपका कोई भी नहीं है, उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट। कि भाई आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, उस पे आपको रिटर्न मिलने वाला है जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में प्रॉमिस किया गया है, और रिस्क आपका लगभग 0 के बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। फिर एक टर्म है आईपीओ ग्रे मार्केट। आईपीओ ग्रे मार्केट नाम से क्लियर होना चाहिए, ये अनऑफिशियल मार्केट है। अनऑफिशियल मार्केट है जिसमें आईपीओ शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है इवन बिफोर दे आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होने के लिए वो आएंगे, उससे पहले ही आईपीओस को खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन ये अनऑफिशियली किया जाता है। इसे बुलाया जाता है आईपीओ ग्रे मार्केट। और क्योंकि ये अनऑफिशियल मार्केट है तो इसको रेगुलेट नहीं किया जाता है, और जो भी चीज़ रेगुलेटेड नहीं होती है उसमें खूब सारे लूपहोल्स होते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है? अनऑफिशियल मार्केट जिसमें आईपीओ शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है इवन बिफोर दे आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक मार्केट। और क्योंकि ये अनऑफिशियल मार्केट है तो इसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। इसके साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर एक टर्म है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2019-20 के बजट में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2019-20 के यूनियन बजट में। अभी रिसेंटली सेबी ने नए फ्रेमवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया है फॉर दी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नए फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है ताकि ये जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं इनको एडिशनल एवेन्यूज प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, हमने ये तो बात की नहीं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का पर्पस क्या है। देखो, ऐसी सोशल एंटरप्राइजेस जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए काम करती हैं, उनको भी तो फंड की ज़रूरत होती है, उनको भी तो पैसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सोशल एंटरप्राइजेस जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए काम करती हैं, वो अपना फंड रेज कर सकती हैं इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसे सोशल एंटरप्राइजेस के लिए है जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए काम करती हैं। अगर इन सोशल एंटरप्राइजेस को फंड रेज करने की ज़रूरत है तो वो कहाँ पे जाके फंड रेज कर सकती हैं? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके फंड रेज कर सकती हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2019-20 के बजट में, और अभी रिसेंटली सेबी ने इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नए फ्रेमवर्क्स को, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब सेबी ने अलाउ कर दिया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स हैं उनको ट्रेड किया जा सकता है। जैसे यूके में बड़ा फेमस सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, कनाडा में भी बड़ा फेमस सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन सी सोशल एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट कर सकती हैं? एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्योरली सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम कर रही होती हैं, उनका एम प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं।
दूसरा, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस, ऐसी सोशल एंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट कमाने के लिए भी काम कर रही हैं, लेकिन साथ साथ उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज नाम से ही क्लियर है, ये ऐसे सोशल एंटरप्राइजेस के लिए एक्सचेंज है जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए काम करती हैं। अगर उन सोशल एंटरप्राइजेस को, उन सोशल कंपनीज को खुद के लिए फंड रेज करना है तो वो कहां पे जाके फंड रेज कर सकती हैं? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2019-20 के यूनियन बजट में। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर एक टर्म है EBIT, बहुत ईजी है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, सीधी बात यह है। इंटरेस्ट देने से पहले, जो भी उसने लोन्स वगैरह लिए हुए थे उस पर जो उसका इंटरेस्ट है उसको देने से पहले और अपने टैक्सेस को देने से पहले उसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, उसको बुलाया जाता है EBIT। नाम से ही क्लियर हो गया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT को निकालने का तरीका क्या है कि जो आपकी नेट इनकम है, जो आपका नेट प्रॉफिट आपके हाथ में बच रहा है, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दो और उसमें अपने टैक्स एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा EBIT। सिंपल, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि आपने अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया है, टैक्सेस नहीं दिए हैं, और ये सब ना देने से पहले आपके पास में कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपकी कितनी टोटल इनकम जनरेट हुई, उसको बोल देते हैं EBIT। और EBIT DA का मतलब क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन तो आपको समझ में आता होगा, डेप्रिसिएशन के जैसा ही होता है अमोर्टाइजेशन। बेसिकली डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट किया जाता है टेंजिबल एसेट्स के लिए, कोई मशीन है उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है। अमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, जैसे आपने कोई पेटेंट लिया हुआ है, अब उस पेटेंट के लिए भी तो आपको कुछ पे करना पड़ता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पेटेंट के लिए, उस कॉपीराइट के लिए आपने जो भी पे किया है उसका कितना खर्चा आया, उसको निकाल दो, डेप्रिसिएशन को निकाल दो, टैक्सेस को निकाल दो, इंटरेस्ट को निकाल दो, ये सारी चीजों को निकाल दो तो आपके हाथ में आएगी नेट इनकम, आपके हाथ में आएगा नेट प्रॉफिट। इनको निकालने से पहले आपने कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, आपके पास में टोटल रेवेन्यू कितना था, उसे बोलते हैं EBIT DA। इंटरेस्ट और टैक्सेस को निकालने से पहले आपके पास में टोटल रेवेन्यू कितना था, उसको बोलते हैं EBIT। इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को निकालने से पहले आपके पास में टोटल रेवेन्यू कितना था, उसको बोलते हैं EBIT DA। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको फुली समझ में आ रही होंगी। फिर एक टर्म है डाइवर्सिफिकेशन। अभी हमने बात की कि ये रिस्क को कम करने की टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई पोर्टफोलियो है, एक तो ऐसा हो सकता है कि आपने किसी एक ही कंपनी में सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, ये बड़ा रिस्की है, ये कंपनी अगर डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। एक जो रिस्क को कम करने की टेक्निक है वो क्या है कि आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं लेकिन कुछ 10 कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं लेकिन कुछ 5 कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीदी हुई हैं, आपने डेरिवेटिव्स को भी खरीदा हुआ है, आपने हो सकता है एक से ज्यादा कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई एक कंपनी, कोई एक बॉन्ड, कोई एक डेरिवेटिव, कोई एक कंट्री में आपको नुकसान हो भी गया तो बाकी आपके शेयर्स जो कि डाइवर्सिफाइड हैं, जो कि अलग अलग जगह पे हैं, वो चीजों को मेंटेन कर लेंगे, उनसे आप चीजों को संभाल सकते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन इज अ रिस्क रिडक्शन टेक्निक विच इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स ओवर मेनी एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और लोकेशंस। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आएगा। राउंड ट्रिपिंग एक टर्म है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब, जैसे हमारी कंट्री का पैसा है, उसको हमने 4-6 कंट्रीज में घुमाया और घुमाने के बाद वो पैसा वापस से हमारी कंट्री में आ गया, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ मनी बिटवीन कंट्रीज कल्मिनेटिंग इन अ रिटर्न टू अ कंट्री ऑफ ओरिजिन इज नोन एज राउंड ट्रिपिंग। अच्छा, राउंड ट्रिपिंग इसको यूजुअली किया जाता है यूज मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए। भाई आप 4-6 कंट्रीज में पैसे को ऐसे ही नहीं घुमाओगे। क्यों घुमाओगे? क्योंकि आपको आपका जो काला धन है उसको वाइट करना है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, आपको हवाला वगैरह करना है। तो राउंड ट्रिपिंग बेसिकली जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहां से पैसा निकला, फिर उसको 4-6 कंट्रीज में घुमाया गया और वापस से घूमते फिरते वो जो पैसा है वापस से उसी कंट्री में आ गया, उसे बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग।
इसको जनरली यूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पसेस के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के पर्पसेस के लिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? इजी, क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसको आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, आपने अलग अलग एसेट्स में, आपने अलग अलग लोकेशंस में, आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या है कि जिस कंट्री से पैसा ऑरिजिनेट हुआ, ऑरिजिनेट होने के बाद वो 4-6 कंट्रीज में, 10 कंट्रीज में घूमा और फिर वापस से घूम फिर के उसी कंट्री में आ गया, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग को कुछ सेंस में कभी कभी सही तौर पर भी यूज किया जाता है, लेकिन जनरली इसको यूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जनरली इसको यूज किया जाता है ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। फिर एक टर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFCA, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया 2020 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 2020 में स्टैब्लिश किया गया। किस एक्ट के अंडर? IFSCA एक्ट ऑफ 2019 के अंडर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, 2020 में स्टैब्लिश की गई है, IFSCA एक्ट ऑफ 2019 के तहत स्टैब्लिश की गई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है? इसका काम है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना, रेगुलेट करना। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, उसका काम क्या है? जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डेवलप करना, उनको रेगुलेट करना। ये जो पूरा कामकाज हुआ करता था IFSCA का, इसके बनने से पहले ये बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हाथ में था। कुछ काम RBI करता था, कुछ SEBI करता था, कुछ PFRDA करता था, कुछ IDRAI करता था, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस करते थे। अब एक ही इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसको बनाया गया 2020 में, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। IFSCA एक्ट ऑफ 2019 के तहत इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी में है इसका हेडक्वार्टर। फिर एक टर्म है स्पॉट एक्सचेंज। स्पॉट एक्सचेंज, स्पॉट मार्केट्स में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कमोडिटीज हैं, उनको इमीडिएटली ट्रेड किया जा सकता है। स्पॉट मार्केट में मतलब ऑन स्पॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को और कमोडिटीज को ऑन स्पॉट ट्रेड किया जा सकता है, इमीडिएटली डिलीवरी ली जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू ही ट्रेडिंग होती है। और ये जो स्पॉट एक्सचेंज होता है, इसमें कमोडिटीज को ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, जैसे मेटल्स को, जैसे बुलियन वगैरह को। हमारे कंट्री के अगर पॉपुलर स्पॉट एक्सचेंज की बात करें तो एक नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, ई मार्केट्स लिमिटेड है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, ई मार्केट्स लिमिटेड है। और ये हमारे कंट्री का लीडिंग नेशनल स्पॉट एक्सचेंज है, जिसको शुरू किया गया 2006 में। और इसको पूरे तरीके से ओन कौन करता है? NCDEX। और NCDEX जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये जो NCDEX है, इसको मेजरली ओन कौन करता है? LIC, नाबार्ड, इफको, PNB, NSE और कैनरा बैंक, PNB। बहुत सिंपल। स्पॉट एक्सचेंज एक स्पॉट मार्केट नाम की चीज है। स्पॉट मार्केट मतलब ऑन स्पॉट जिस मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को और कमोडिटीज को ट्रेड किया जा सकता है, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में जनरली कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे मेटल्स, जैसे बुलियन वगैरह। अगर पॉपुलर स्पॉट एक्सचेंज की बात करें इंडिया में, तो एक है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, ई मार्केट लिमिटेड। ये इंडिया का लीडिंग नेशनल स्पॉट एक्सचेंज है, जिसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया? 2006 में। और इसको पूरे तरीके से ओन कौन करता है? NCDEX ओन करता है। NCDEX जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर एक और स्पॉट एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। एक और है इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको स्टैब्लिश किया गया 2008 में। इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको 2008 में स्टैब्लिश किया गया है। पब्लिकली अनलिस्टेड कंपनी है ये, और मेजरली माइनिंग में और क्वेरिंग बिजनेस में डील करती है। 2020-21 के, ये इंपॉर्टेंट है, 2020-21 के यूनियन बजट में ये बोला गया कि हम एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सेटअप करेंगे एट द गिफ्ट सिटी गुजरात, एट द गिफ्ट सिटी गांधीनगर,
तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को भी सेटअप किया जा रहा है एट द गिफ्ट सिटी गुजरात। देखो, इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई।